Assalamu alaikum students. I am Qazi Muhammad Nabil from Pakistan Studies Department. Hope you all will be fine. आज जो है हमारा वीक 2 स्टार्ट है और वीक 2 का लेक्चर नंबर 1 जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला लेक्चर जो है हमारा जिस टॉपिक से रिलेटेड है दैट इज़ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है हिस्ट्री 8 क्लास जो है चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो पेज नंबर जो है 13 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर आई विल ट्राई टू रिकैप द प्रीवियस लेक्चर। लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ख़ास तौर पर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने ख़ास तौर पर कैसे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो रूल किया, और रूल करने के दौरान जब ये 1857 की वॉर के बाद जब प्रॉपर इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट की, तो उन्होंने अपने इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया। तो वो कौन सी कैटेगरीज थी लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, जिसमें ख़ास तौर पर उन कैटेगरीज में क्वीन सिस्टम जो है और ब्रिटिश पार्लियामेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इंडियन काउंसिल, गवर्नर जनरल, वाइसराय ऑफ इंडिया, इंडियन सिविल सर्विसेज, तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया था। फिर इसके बाद जो है हमने एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई। उसके कुछ पॉइंट थे, जैसे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे जो टोटल 4 पॉइंट थे। कि पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट किस्म के स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो है वो जो है ना अपने कंट्रोल में करेंगे ब्रिटिशर्स और ओपन करेंगे न्यू स्कूल्स एंड कॉलेजेस। फिर इन स्कूल एंड कॉलेज में इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम का जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और फिर इसके बाद जो मिशनरीज हैं, जो क्रिश्चियनिटी जो स्कूल्स हैं शुरू में जो है वो रिलीजियस एजुकेशन को प्रमोट नहीं करेंगे, और हर जो है डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट स्कूल कायम किया जाएगा। और लास्ट में हमने देखा था कि ख़ास तौर पर जो है लार्ज अमाउंट जो है वो रिजर्व की गई इंग्लिश लैंग्वेज को, और इंग्लिश लैंग्वेज के जो इंस्टीट्यूशन होंगे उनको प्रमोट करने के लिए। फिर इसके बाद जो है लास्ट लेक्चर में हमने मैकॉले मिनर्स को भी हमने डिस्कस किया था, जिसके इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था, जिनमें खास तौर पर जो है इंग्लिश को कोर्ट लैंग्वेज बनाया जाएगा, और गवर्नमेंट जो है एक रेजोल्यूशन पास करेगी जिसमें हायर पोस्ट जो है वो इंडियंस को दी जाएगी। फिर मिशनरीज जो होंगे उनको स्कूल्स और कॉलेजेस जो है वो बनाने की इजाज़त दी जाएगी, और ख़ास तौर पर जो इंडियंस लोग होंगे उनको वेस्टर्न स्टाइल की तरफ जो है वो अडॉप्ट करने की तरफ जो है वो लाया जाएगा ये। फिर लास्ट में हमने जो है वो डिस्पैच के कुछ पॉइंट्स भी देखे थे, जिसमें ख़ास तौर पर हर प्रोविंस के अंदर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, लंदन यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पर भी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी, और ख़ास तौर पर जो है हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट स्कूल होगा। इंडियन नेटिव्स को उनकी मदर लैंग्वेज में ट्रेनिंग दी जाएगी, और एक सिस्टमैटिक तरीका जो है वो अपनाया जाएगा एजुकेशन का। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रीवियस लेक्चर विच वी डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन। तो आज के सेशन में जो है हम लोग सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को जो है वो देखेंगे, जिनमें ख़ास तौर पर जो सोशल पॉलिसी है, और अगर हमारा टाइम बचा तो हम इकोनॉमिक पॉलिसी को कंप्लीट देखेंगे, और अगर टाइम ना बचा तो हम इकोनॉमिक पॉलिसी को जो है वो हाफ डिस्क्राइब करेंगे ये। तो आप लोग जो है स्टूडेंट्स आप अपनी बुक का पेज नंबर जो है वो 13 को ओपन करें। पेज नंबर 13 से हम लोग जो है वो स्टार्ट लेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। तो अगर हम लोग इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें, ओवरऑल अगर जनरल हम बात करते हैं इंडिया की, जिसमें लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और म्यांमार, ये जो आज 4 मुल्क बने हुए हैं, इससे पहले 1947 से पहले दीज वर कॉल्ड एज इंडिया। ठीक है, एक यूनाइटेड इंडिया इसको कहा जाता था, या सब कॉन्टिनेंट इसको कहा जाता था। तो ये जो इंडिया थी इसके बारे में यानी मशहूर था कि इट इज़ अ वास्ट एरिया। ठीक है, ऐसा बड़ा एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा लैंड भी मौजूद है, और इसी बड़े लैंड होने की वजह से इसको सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था। जैसे आप लोगों को पता है कि कॉन्टिनेंट जो है वो क्या होता है। कॉन्टिनेंट जो है इज़ द लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ का, यानी वर्ल्ड का जो लैंड पोर्शन है
उसको जो है हम लोग जो है वो कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो ये भी एक लैंड का बहुत बड़ा पोर्शन था और एक ही मुल्क था ये सारा, जिसको इंडिया कहा जाता था या सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था या उर्दू में बरसगीर कहा जाता था। तो इस लैंड को इसी वजह से जो है बड़े पोर्शन को सब कॉन्टिनेंट कहते थे कि कॉन्टिनेंट का एक सब पोर्शन जो है। फिर इसके अंदर एक तो लैंड भी बहुत ज़्यादा थी, फिर वेदर कंडीशंस जो है ना वो भी यहाँ पर डिफरेंट किस्म की वेदर कंडीशंस थी, ख़ास तौर पर गर्मा, सरमा, ऑटम और डिफरेंट किस्म के वेदर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो है प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसके अलावा जो है यहाँ पर ओशंस भी हैं, ओशंस के साथ ये टच करता है, जिसमें खासतौर पर इंडियन ओशन के साथ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल टच करती है। फिर इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर सीज भी हैं, लेक्स भी, रिवर्स, और ये सारे जो है ये पानी वाटर बॉडी जो है ये इरिगेशन पर्पस के लिए और ख़ास तौर पर बोट्स और शिप्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है ये इस्तेमाल किए जाते थे। तो उस वक्त जो है इस सब कॉन्टिनेंट को एक जो है सोने की चिड़िया भी कहा जाता था कि यहाँ पर तो वेदर भी है, रिसोर्सेज भी हैं और प्लेंटी ऑफ वाटर भी मौजूद है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल जो है वो क्लाइमेट भी जो है वो मौजूद है ये। तो ख़ास तौर पर इंडिया वाज नाउन फॉर इट्स कॉटन, टी एंड स्पाइसेस, ठीक है, यानी कॉटन के लिहाज से, टी के लिहाज से और मसाला जात के लिहाज से इसको पूरी दुनिया में जो है वो जाना पहचाना जाता था। तो जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो अंग्रेजों ने यहाँ की जो सोशल जो है लाइफ देखी, तो उन्होंने फिर उसके मुताबिक क्या पॉलिसी इख्तियार की है। तो इंडिया जो है ये उसको एक कंट्री नहीं कहा जाता था, इंडिया वाज नेवर अ कंट्री। यानी कंट्री तो वो होता है जिसमें एक ही तरह के रस्म और रवाज होते हैं, एक ही तरह की ट्रेडिशन होती है, लेकिन यहाँ पर वो हाल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ट्राइब्स, कल्चरल ग्रुप्स एंड प्रिंसली स्टेट्स जो है वो मौजूद थी। यानी एक ही रंग नस्ल के, एक ही तरह के कबायली लोग नहीं थे, डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग और डिफरेंट कल्चर के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। और हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर मोर देन 100 प्रिंसली स्टेट्स भी जो है वो यहाँ पर मौजूद थी ये। अब ये जितने भी ट्राइब्स थे और जितने भी कल्चरल ग्रुप्स थे और उनके रिलीजन भी डिफरेंट, उनके कल्चर भी डिफरेंट, उनके ट्रेडिशंस भी डिफरेंट और उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो रस्मात होती, दीज वर आल जो है वो डिफरेंट थी। तो अंग्रेज़ों के लिए जो है ये सारी एक नई चीज़ थी कि इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड जो है एक डिफरेंट जो है वो जगह पर आए, जहाँ पर लोगों के हर जो है ना ट्रेडिशंस, कल्चर, रिलीजन, फेस्टिवल्स जो है वो डिफरेंट है। तो ब्रिटिश ने जो है सबसे पहले यहाँ पर ये किया कि ख़ास तौर पर जो यहाँ का जो कोर्ट्स होती थी, यानी जो अदलिया वगैरह, जो अदालती जो लाइफ स्टाइल था मुगलों के दौर से चला आ रहा था, और जो टाइटल्स वगैरह थे, सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने उनको चेंज करने की कोशिश की। तो उनमें ख़ास तौर पर जो बड़े बड़े टाइटल थे, जिनमें नवाब, ज़मींदार, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते, ब्रिटिशर्स ने इनको चेंज करके इनकी जगह जो वर्ड इस्तेमाल किए, दैट वर ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, इस तरह के वर्ड जो है उन्होंने लेकर आए। फिर इसके अलावा जो है उन्होंने पूरा जो है एक प्रॉपर एफिशिएंट सिस्टम जो है वो बनाने की कोशिश की कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर जो है ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है पॉलिटिक्स की, आपको ये पता होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई सिस्टम लाया जाए जिसमें लोगों की जान, माल, इज्जत, आबरू जो है उसकी हिफाजत हो। दैट इज कॉल्ड द लॉ एंड ऑर्डर, यानी जिसमें लोगों की जान, उनके माल और उनकी ज़िंदगी जो है ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट हो। हर शहरी जो है वो आज़ाद तरीके से अपने घर में रह सके, अपना घर बना सके, जो है उसकी ज़िंदगी आराम से गुजारे, कोई उसको तंग ना करे और अमन कायम हो। दैट इज़ कॉल्ड द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उनकी जो फर्स्ट पीरियोरिटी थी वो यही थी कि एक ऐसा एफिशिएंट सिस्टम जो है इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन किया जाए। फिर इसके अलावा जो है अंग्रेज़ों ने ख़ास तौर पर जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर हिंदूस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियनिटीज़ के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो
उन्होंने जो इनकी रिहाइश के जो एरियाज थे, जो रेजिडेंशियल एरियाज थे, ख़ास तौर पर टाउन्स के अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर, उनको जो है एक अच्छे तरीके से डेवलप करना शुरू किया, ताकि जो है एक कल्चर के लोग जो है वो अलग रहे, दूसरे कल्चर के लोग जो है वो अलग रहे, एक रिलीजन अलग हो, दूसरे रिलीजन डिफरेंट जगहों पर। तो इस तरह जो है उन्होंने टाउन्स एंड अर्बन रेजिडेंशियल एरियाज को जो है वो एक स्पेसिफिक तरीके से जो है वो डेवलप करना शुरू किया। फिर ख़ास तौर पर जो है जो इनकी हैबिट्स वगैरह जो थी उनको कॉपी किया गया, यानी जो बड़े बड़े जो इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो लायर्स थे, डॉक्टर्स थे, टीचर्स, जर्नलिस्ट और बिजनेसमैन, इनको यानी अंग्रेज़ों ने अपने लाइफस्टाइल की तरह जो है मोल्ड करने की कोशिश की कि ये लोग जो है जिस तरह हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह हम लोग चाहते हैं उस तरह ये जो है अपने आप को एडॉप्ट करें, ताकि ये फिर हमारे साथ चल सके ये। फिर इसके अलावा जो है जो ओल्ड कास्ट बैरियर्स वगैरह जो थे और सोशल मोबिलिटी जो थी, इसको अंग्रेज़ों ने जो है वो फ़िलहाल कोई इसके अंदर रुकावट क्रिएट नहीं की। लेकिन बहरहाल कुछ कस्टम्स ऐसे भी थे, यानी कुछ इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसे भी रस्म व रवाज थे जो ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के जो है ना बिल्कुल अगेंस्ट थे ये। तो अंग्रेज़ों ने तो वैसे तो किसी रस्म व रवाज या कस्टम को या किसी चीज़ को छेड़ा नहीं, लेकिन वो कस्टम्स, वो ट्रेडिशंस जो इंसानियत के ख़िलाफ़ थी, अंग्रेज़ों ने उनके अंदर कानून लाकर उनको जो है वो चेंज किया ये। अब हम देखते हैं वो कौन सी ऐसी गैर इंसानी रस्म व रवाज इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर चल रही थी जो अंग्रेज़ों ने जो है वो उसको रिमूव किया ये। सबसे पहली जो आ जाती है दैट इज़ एबोलिशन ऑफ सती, ठीक है। इसको साती भी पढ़ते हैं और सती भी पढ़ते हैं ये। तो एबोलिशन ऑफ सती का मतलब क्या है कि ख़ास तौर पर हिंदू कल्चर के अंदर ये एक ट्रेडिशन थी वहाँ पर कि जब भी किसी औरत का जो है हस्बैंड, यानी जब उसका शोहर फोत हो जाता, तो अब शोहर तो फोत हो गया तो बीवी तो उसकी जिंदा होती। तो अब ये इस तरह करते हिंदूस लोग कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब हिंदू लोग जो है वो कोई फोत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको आग लगाकर यानी उनको जला दिया जाता है उसकी डेड बॉडी को। तो ये लोग ये करते थे इस रस्म के तहत कि उसकी बीवी को भी उसके साथ जला दिया जाता। शोहर तो मरा होता लेकिन बीवी को जिंदा जो है वो जला दिया जाता उस शोहर के साथ, और ये कहा जाता कि अब शोहर जो है वो अब जिंदा नहीं है तो बीवी का भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो इस तरह जो है वो शोहर को भी बीवी के साथ जिंदा जला दिया जाता। दैट वाज रियली जो है ना इनह्यूमन, हम कह सकते हैं गैर इंसानी जो है ये एक एक्टिविटी, ये कस्टम जो है ये चला आ रहा था। तो तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे किया जाता है। तो इस तरह गैर इंसानी सलूक किया जाता बीवियों के साथ, और इस रस्म को जो है ना दिस वाज कॉल्ड सती, यानी इसको सती की रस्म जो है वो कहा जाता था। फिर इन 1829 जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको बैन किया, एक कानून बनाया बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत, इसको जो है बैन किया कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर दोबारा जो है इस रस्म को फॉलो नहीं किया जाएगा ये, ठीक है। पहले तो सिर्फ बंगाल में इसको स्टार्ट किया गया, फिर बाद में इसको पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है इसको बैन कर दिया गया। फिर सेकंड नंबर जो गैर इंसानी जो रस्म चल रही थी दैट वाज अर्ली एज मैरिज, ठीक है। यानी सब कॉन्टिनेंट के अंदर उस वक्त बचपन में ही जो है वो शादियां कर दी जाती, या छोटी उम्र में जो है वो लड़कियों की शादी जो है वो कर दी जाती। दैट वाज आल्सो एक जो है ना इनह्यूमन जो है वो प्रैक्टिस चल रही थी। तो द ब्रिटिश जो है दे पास द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट लॉ, उन्होंने एक लॉ पास किया 1929 में, और इसके तहत जो है उन्होंने जो है जो अर्ली मैरिजेस होती थी उसको जो है वो बैन कर दिया ये। इसमें खास तौर पर उन्होंने फिर जो हिंदूज लोग थे उनके लिए उन्होंने एज रखी, जो मेल मेंबर होंगे उनकी एज कम अज कम जो है लड़के की उम्र कम अज कम 21 ईयर्स होनी चाहिए, और फीमेल की एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। और ये कानून जो है मुसलमानों के अलावा बाकी सब लोगों के लिए था, जिनमें हिंदूज भी शामिल है, बुद्धिस्ट भी शामिल है,
और क्रिश्चियंस भी जो है वो शामिल हैं। मुसलमानों के लिए उन्होंने ये जो है वो थोड़ी लिमिटेशन रखी कि मुसलमान जो है अपने इस्लाम के मुताबिक, जिस तरह उनको इस्लाम हुक्म देता है कि किस उम्र में लड़के और लड़की की शादी होनी चाहिए, अपनी इस्लामी शरिया के मुताबिक वो लड़के और लड़की की जो है वो शादी करें। क्योंकि अंग्रेज़ जानते थे कि मुसलमानों में अर्ली एज में शादियां नहीं हो रही, ये ज़्यादातर जो है हिंदूज, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस में ये काम चला आ रहा है। तो उनके शरिया के मुताबिक जो है उन्होंने फिर मुसलमानों को इसीलिए उनको शरीयत के मुताबिक इजाज़त दी कि उनकी जो एज लिमिट है, जिस तरह उनको शरिया कहती है, उसी तरह वो इनकी शादियां करें। फिर इसके अलावा कह रहे हैं हाउ आर ड्यू टू पॉवर्टी, लिटरेसी, कल्चर, डोरी एंड सोशल प्रेशर्स द मैरिजेस एट एन अर्ली एज वाज स्टिल पॉपुलर। अंग्रेज़ों ने तो ये कानून बनाया, लेकिन कह रहे हैं आज भी जो है जहालत की वजह से या गुर्बत की वजह से और कल्चर की वजह से या जहेज की लानत की वजह से आज भी हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर भी और इवन इंडिया के अंदर भी जो है वो अर्ली मैरिजेस का जो है वो कंसेप्ट होता है, यानी कर दी जाती है बाज़ जगहों पर। ठीक है, सब जगह पर तो नहीं, लेकिन बाज़ जगह पर कर दी जाती है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर भी हम सुनते हैं कि छोटी उम्र में लड़की की शादी कर दी या जो है इस तरह के काम जो है वो हो गई है। फिर इसके बाद जो अगली प्रैक्टिस जो वो अंग्रेज़ों ने जो काम किया, दैट वाज द रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के लिए सबसे मुश्किल काम यही था कि यहाँ पर हिंदू भी हैं, यहाँ पर मुसलमान भी है, क्रिश्चियंस भी यहाँ पर आबाद हैं, बुद्धिस्ट भी हैं और भी डिफरेंट कल्चर के और डिफरेंट रिलीजन के लोग जो है ये मौजूद हैं। तो कैसे ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट की जाए कि ये सारे मिलजुल कर भी रहे और हम भी यहाँ पर हुकूमत करते रहे। तो इस इंडिया के अंदर जो है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल जिनका रिलीजन जो है वो डिफरेंट था, ये सारे यहाँ पर मौजूद थे। वैसे तो ये अपने रिलीजन के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से जो है ये सेपरेट रहते थे, लेकिन जो है जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जब उसी दौरान जब अर्बनाइजेशंस का जो है वो कंसेप्ट शुरू हुआ, तो मैनी ट्राइब्स और जो रिलीजियस ग्रुप थे वो एक दूसरे के साथ रहना शुरू हो गए। ठीक है, उनके अंदर थ्रेट भी मौजूद थे कि किसी भी टाइम जो है इनके रिलीजन की वजह से इनमें लड़ाइयाँ भी हो सकती है। तो ख़ास तौर पर अंग्रेज़ों ने इसको जो है वो चैलेंज समझकर इस मेजर टास्क को इस तरह निपटाया कि उन्होंने हिंदूज के और मुसलमानों, सिखों और क्रिश्चियन को जो है उन्होंने सेपरेट जो है ना उनकी रिहाइश का जो है वो बंदोबस्त किया और ऐसे जो है काम किए कि वो एक जो है सेकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंडर रह सकें। क्योंकि अंग्रेज़ों का तो मज़हब एक ही है, उनके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो रिलीजन का जो है वो कंसेप्ट नहीं है। तो उन्होंने यानी ऐसा सिस्टम लाया कि एक सेकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी जिसमें हर मज़हब जो है वो अपनी अपनी जो है वो जो अपने मज़हब के मुताबिक इबादत तो कर सकते हैं, लेकिन किसी मज़हब पर जो है वो क्रिटिसाइज वगैरह, तनकीद वगैरह नहीं कर सकते और किसी किस्म की जो है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिटी जो है वो ना शो की जाए। तो इसके लिए ख़ास तौर पर रूलर्स ने ऐसी कॉलोनीज जो है वो बिल्टअप की जिसमें अलग एक रोज़ बनी होती थी घरों की, अलग अलग रोज़ में हर रो जो है वो एक मज़हब के लिए होती थी, एक रो एक मज़हब के लिए, दूसरी रो दूसरे मज़हब के लिए, ताकि डिफरेंट पीपल जो है और ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उनके अलग अलग जो है वो रिहाइश का जो है वो कंसेप्ट होना चाहिए। यही तरीका जो है उन्होंने अर्बन एरियाज़ में किया। इसी तरह जो बड़े बड़े सिटीज़ थे इसी पैटर्न को जो है वो एक्सेप्ट किया गया और लोगों में ख़ास तौर पर इस हैबिट को डेवलप किया गया कि उनके अंदर टॉलरेंस जो है वो पैदा की जाए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का लेसन हो, रिलीजियस टॉलरेंस हो, रिलीजियस एक्सट्रीमिटी ना हो। इस तरह अंग्रेज़ों ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया। तो ये तो सारी वो पॉलिसी थी जो सोशल पॉलिसी जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर लेकर आए और कौन कौन से जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए जिससे जो है किसी हद तक जो सोशल जो है प्रॉब्लम्स थी उसको रिजॉल्व किया गया। फिर इसके बाद जो है हम इकोनॉमिक पॉलिसी को भी थोड़ा देख लेते हैं कि इकोनॉमिक के बारे में जो है अंग्रेज़ों ने क्या काम किया। ये
खास तौर पर जो है 1857 जो है ये वो दौर था जब 18th सेंचुरी से ही एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो आ चुका था, यानी पूरी दुनिया में जो है वो एक सनती इनकलाब जो है वो आया हुआ था। हर चीज़ जो है वो दुनिया में तैयार हो रही थी और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है हो रही थी, और इट वाज जो है इन फुल स्विंग इन यूरोप स्पेशली। तो अब ये जो दौर था, अब अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पर ऑक्यूपाई किया तो उनकी भी कोशिश ये थी कि यहाँ पर भी जो इंडस्ट्रीज़ को फ्लरिश किया जाए और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो है वो लाई जाए कि जो है प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जनरेट किया जाए। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो है ख़ास तौर पर दुनिया में जो डिमांड थी वो थी रॉ मटेरियल की, जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी। ये तो रॉ मटेरियल क्या होता है प्यारे बच्चों? रॉ मटेरियल का मतलब ये होता है कि जब भी किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर कोई चीज़ तैयार की जाती है तो तैयार करने के लिए जो जो भी चीज़ें ज़रूरत होते हैं दे आर कॉल्ड द रॉ मटेरियल। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो आप लोग जूते पहनते हैं, जो शूज़ आप लोग पहनते हैं, तो जब शूज़ आप लोगों के पास जब आप दुकान में जाते हैं तो एक तैयार शुदा शूज़ आपको जो है वो मिलता है। ये तो वो उसको कहते हैं प्योर, यानी प्योर खालिस आपको मिला, शूज़ आ गया तैयार शुदा। अब शूज़ बनाने में यानी क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई होंगी, इसमें आप लोग देखते हैं कि इसमें चमड़ा इस्तेमाल हुआ हुआ है या इसके अंदर कुछ कोल्ड लेदर लगा हुआ है या थ्रेड्स लगे हुए हैं या उसके नीचे पैडल्स लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इस शूज़ बनाने में इस्तेमाल हुई, दीज आर कॉल्ड द रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जो है ये सारी पूरी दुनिया में डिमांड थी कि रॉ मटेरियल हो तो उससे प्योर जो है ना फाइनल फिनिश प्रोडक्ट जो है वो तैयार किया जाए। तो इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल वाज फाउंड, तो इसकी डिमांड भी तो बहुत ज़्यादा थी ये। तो अब जो है अंग्रेज़ों ने डिफरेंट गुड्स की जो है प्राइस जो है उसके एक लेवल को सेट किया और इसको एक लो लेवल रखा ताकि यहाँ के लोग जो है वो चीज़ें जो है वो यहाँ पर ख़रीद सकें। ख़ास तौर पर इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके जो मुलाजमीन थे दे वर एबल टू मेक हैंडसम प्रॉफिट, यानी वो यहाँ पर आके चीज़ें बेचे, रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाएं, फिनिश प्रोडक्ट्स यहाँ पर लेकर आए और यहाँ पर बेचे। और अंग्रेज़ों की कोशिश होती थी कि यहाँ इस सब कॉन्टिनेंट से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया जाए और इस प्रॉफिट को जो है वो फिर इंग्लैंड के अंदर लेके जाया जाए। तो इस तरह जो है उन्होंने रॉ मटेरियल के लिए काम किया। फिर इसके बाद जब ये यहाँ पर हुकूमत करने लगे तो उन्होंने यहाँ पर पूरे टैक्स सिस्टम को जो है वो चेंज किया। ये यानी अब हम अभी भी पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अंग्रेज़ों ने जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया दैट वाज बेस्ड ऑन ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री सिस्टम। जो उन्होंने जमींदार और नवाब का टाइटल को ख़त्म करके जो ब्यूरोक्रेसी और जो मिलिट्री सिस्टम लेकर आए था, तो ये एक स्मॉलर सा सिस्टम, छोटा सा सिस्टम ये लेकर आए थे। अगर इस सिस्टम को हम मुग़ल कोर्ट्स और मुग़लों के जो प्रिंसेस और उनके नवाब से कंपैरिजन किया जाए तो ब्रिटिश का जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम था दैट वाज स्मॉल, लेकिन इसमें जो है प्रॉपर उन्होंने टैक्स जो है कलेक्शन का जो है वो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो इनका जो टैक्स सिस्टम था वो मुग़लों से कई ज़्यादा जो है वो ये टैक्स कलेक्ट करते और प्रॉफिट जो है उनको जो है वो इकट्ठा करते, मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर जो है इन्होंने टैक्स लगाए और इसका टैक्स की मद में जो है वो काफ़ी पैसे इकट्ठे करते। फिर सेकंड जो इकोनॉमिक पॉलिसी में ये सिस्टम लेकर आए दैट वाज द प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, यानी जो प्रॉपर्टीज का हक है वो लेकर आए। इससे पहले कहा जाता है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है जो जिस ज़मीन पर आ जाता वो ज़मीन उसी की हो जाती थी। इस तरह यानी ये सिस्टम था। यहाँ के लोग जो है वो सादा लोग थे, तो कहते होते थे कि ये अल्लाह की ज़मीन है, जिसको जो ज़मीन मिलती वो उसी पर जो है वो काबिज हो जाते और किसी को कोई एतराज़ ना होता। लेकिन जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उन्होंने इस सारे सिस्टम को, ख़ासतौर पर मुग़ल प्रॉपर्टी सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जागीर और जो प्रिंसेस को जो है वो जागीर मिलती थी या प्रिंसली स्टेट्स के अलावा जो है सारे इस सिस्टम को जो है ख़त्म किया। जो बड़े बड़े जो है लोगों के पास ज़मीनें थी, जो बड़े बड़े वॉर लॉर्ड्स यानी जो बड़े बड़े ज़मीन लेकर बैठे हुए थे, उन सब से ज़मीनें लेकर जो है वो अंग्रेज़ों ने इसको छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो रिड्यूस कर दिया। जो बड़े बड़े ज़मींदार थे जो है जो हेरिडिटरी जो है वो जिनके पास ज़मीनें आ रही थी, अंग्रेज़ों ने उन्हें सिर्फ इस शर्त पर ज़मीनें दी कि वो प्रॉपर जो है लैंड टैक्स दिया करेंगे
तब उनको ज़मीनें जो है वो मिलेंगी। तो जिन जिन बड़े बड़े लैंड होल्डर्स ने टैक्स जो है पे किया ब्रिटिशर्स को, उन्हीं के पास ज़मीन रहेगी। बाकियों से अंग्रेज़ों ने ज़मीन जो है वो जो है या तो उनसे ले ली या फिर उनसे लेकर जो है या आगे बेच दिए। और फिर इसके बाद जो है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड वेट सिस्टम जो है ब्रिटिशर्स लेकर आए, जिसमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो चल रहे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी जगह का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं ये इतना मील इसने जो है वो सफ़र तय किया, ये इसका फासला इतना फरलॉन्ग है। उस टाइम जो यूनिट इस्तेमाल होती थी ये फरलॉन्ग, माइल्स। तो आजकल ये किलोमीटर, मीटर, ये आप लोगों ने नाम सुने होंगे। तो इस तरह की स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है वो अंग्रेज सब कॉन्टिनेंट के अंदर लेकर आए। इसी तरह वॉल्यूम के लिए आउंस और गैलन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता, लेंथ के लिए इंच, फुट या यार्ड, और मास एंड वेट के लिए आउंस, पाउंड और जो है वो टन का जो है वो इस्तेमाल किया जाता। तो आज जो है हम लोग इसी इकोनॉमिक पॉलिसी को यहीं तक ही रखते हैं। बाकी जो अंग्रेज़ों की इकोनॉमिक पॉलिसी है वो इंशाअल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एक्सप्लेन करूँगा मैं इसको। अब आप प्यारे बच्चों आ जाएं पेज नंबर जो है वो 21 पर, जो इसकी एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द ब्रिटिश सोशल पॉलिसी इन इंडिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको पेज नंबर 13 और 14 पर जो है आपको मिल जाएगा। आपने जो है अपनी होमवर्क की कॉपियों पर अच्छे तरीके से करना है और इस क्वेश्चन को जो है वो आपने याद भी करना है। तो इस टॉपिक को, इस वीडियो को आपने बार बार जो है वो सुनना है और देखना भी है, ताकि आपको जो है ये सारा लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और जो है ना अपनी पढ़ाई की तरफ जो है वो दिल लगा कर तवज्जो दीजिए, बिल्कुल भी अपना टाइम ज़ाया ना करें। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।